अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम इरफान अली है। मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ जो आपने मेरी वीडियो को देखने के लिए टाइम निकाला। आज का हमारा लेक्चर पूरी ओवरऑल ओवरव्यू है हमारा कि हम रिसर्च में जब प्राइमरी डेटा पे रिसर्च करते हैं तो हम उसको एनालिसिस कैसे करें, उसकी मेथोडोलॉजी कैसे रन करें, उसकी रिग्रेशन है या कोई भी टेक्निक हम अप्लाई करते हैं तो ए टू जी हम किस तरीके से प्रोसेसिंग करेंगे। तो आज की हम आपने इससे पहले कहीं पे भी आपको ये यूट्यूब पे कहीं पे भी नहीं मिलेगा ऐसा कोई वीडियो जिसमें ए टू जी आपके पास प्राइमरी डेटा की सारी एनालिसिस हो। तो ये थोड़ी वीडियो लंबी हो जाएगी आई होप, लेकिन बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगी इंशाल्लाह ताला। तो सबसे पहले आपको जैसे आप बनाते हैं, हम जब प्राइमरी डेटा पे काम करते हैं तो हमें सर्वे क्वेश्चनियर फिल करना होता है। पहले तो डायरेक्टली हम सर्वे क्वेश्चनियर एक ऑनलाइन गूगल फॉर्म पे बना लेते हैं ताकि हम अपने टारगेटेड पॉपुलेशन से कलेक्ट कर सकें डेटा। ठीक है, तो अगर आपको वो बनाना नहीं आता तो आप मेरी वीडियो प्रीवियस एक मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, वो आप उसके थ्रू आप जाके गूगल फॉर्म पे आप अपना क्वेश्चनियर बना सकते हैं। आपका जब क्वेश्चनियर बन जाएगा तो आप वो क्वेश्चनियर वो लिंक शेयर कर देंगे अपने फ्रेंड्स के साथ, जो भी आपकी एक टारगेटेड पॉपुलेशन है, तो आपके फ्रेंड्स वो टारगेटेड पॉपुलेशन को भी आपको हेल्प आउट करते हैं। ठीक है, या फिर आप डायरेक्टली अपने अगर अप्रोच करना चाह रहे हैं टारगेट पॉपुलेशन को तो आप डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं। जैसे कि एक ये रिसर्च है, तो ये एक रिसर्च है जो रियल इन्वेस्टर्स से रिलेटेड है। तो मेरी टारगेट पॉपुलेशन यहाँ पे जो है वो इन्वेस्टर्स हैं। हाँ, तो ये एक मेरे पास रिसर्च है जिसमें मैं बिहेवियरल फैक्टर्स को स्टडी कर रहा हूँ ताकि मैं फाइंड कर सकूँ कि इन्वेस्टर्स के डिसीजन पे उनका जो बिहेवियर है वो कैसे इम्पेक्ट करता है, और अगर इम्पेक्ट करता है तो वो कैसे डिपेंड करता है कि अगर फॉर एग्जांपल किसी को फाइनेंशियल नो हाउ है तो फिर कैसे इम्पेक्ट करेगा वो बिहेवियरल फैक्टर्स। एंड अगर कोई ऐसा इन्वेस्टर है जिसको इतनी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन नहीं है, फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं है, तो फिर उसका बिहेवियर कैसा होगा रिगार्डिंग द इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। तो मैं ये टेस्ट करना चाह रहा हूँ। मैंने एक क्वेश्चनर बना लिया, ये डिफरेंट रिस्पॉन्सेज मैंने कलेक्ट कर लिया, अबाउट 130 रिस्पॉन्सेज हैं यहाँ पे। अब इसको मैं एनालिसिस करूँगा, जो मेरी एक्चुअल में स्टडी का पार्ट है कि इसका क्या इम्पेक्ट आ रहा है मेरी पूरी रिसर्च का जो क्वेश्चन है कि क्या जो फाइनेंशियल लिटरेसी है वो इफ़ेक्ट करती है बिहेवियरल फैक्टर्स को रिगार्डिंग देयर इन्वेस्टमेंट डिसीजन। तो उसको एनालिसिस करने के लिए मैं स्पेसिस में डेटा रन करूँगा। उससे पहले रन करने के लिए मुझे ये डेटा चाहिए, तो मैं क्या करूँगा कि डायरेक्टली आप भी अगर आपके पास ऑलरेडी रिस्पॉन्सेज कलेक्ट हो गए हों, अगर नहीं तो फिर आप पहले आप क्वेश्चनर बना लें। वो डिस्क्रिप्शन में वीडियो लिंक में शेयर कर दूँगा, वहाँ से आप सीख लें कि क्वेश्चनर बनाते हैं कैसे हैं। वो क्वेश्चनर बना के फिर आप ये रिस्पॉन्सेज कलेक्ट कर लें। रिस्पॉन्सेज कलेक्ट करने के बाद आप डायरेक्टली यहाँ पे ये स्प्रेडशीट का जो ऑप्शन आ रहा है व्यू रिस्पॉन्सेज 3 डॉट्स के करीब, इसको क्लिक कर देंगे हम। तो यहाँ पे हमारे पास एक पूरी पूरी लिस्ट बन के आ जाएगी कि जो भी रिस्पॉन्सेज हैं। हम क्या करेंगे, यहाँ से फाइल को करेंगे एंड फाइल करके डाउनलोड कर देंगे। ये फाइल डाउनलोड करने के बाद जैसे ही आप फाइल ओपन करेंगे तो आपको इस तरीके से ये ओपन होगी फाइल। इसको इनेबल कर दें। आप देख सकते हैं ये पूरी डेटा क्या है, ये पूरी डेटा रिटर्न में है। अब ये हम एनालिसिस में रन नहीं कर सकते स्पेसेस में डायरेक्टली, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि हमने सिंपल वे में, हम अगर मैं बोलूँ कि 5 से 6 स्टेप्स को फॉलो करना है आपको, ताकि ये जो रिप्लेसमेंट का जो काम होता है इट्स रियली टफ काम, बहुत ज़्यादा हैवी होता है, बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम ये फाइंड करेंगे कि किस तरीके से ये सारी चीज़ें ईज़िली हो जाएँ। तो रिप्लेस करने के लिए हमने तो पहले तो रिप्लेस करना है। रिप्लेस करने के लिए नंबर 1, आप जब भी आपके पास लिकार्ड स्केल हो, जो यूजुअली हमारे पास रिसर्चेज में यूज़ होती है लिकार्ड स्केल, तो उसके लिए आपको सबसे पहले जाके स्ट्रांगली डिसएग्री को रिप्लेस करना है। एंड उसके बाद फिर स्टेप 2 में आपको स्ट्रांगली एग्री को रिप्लेस करना है। एंड नंबर 3 आप डिसएग्री को कर सकते हैं। नंबर 4 में आके आप एग्री को भी कर सकते हैं। एंड नंबर 5 पे आके आप न्यूट्रल को। क्यों ये अगर फॉर एग्जांपल अगर आप ये नहीं करेंगे इस तरीके से तो फिर आपके रिप्लेसमेंट में इश्यूज़ होंगे, क्योंकि डिसएग्री को अगर पहले नहीं करेंगे तो फिर मसला हो जाएगा बाद में आपके लिए, और फिर रिप्लेसमेंट में आप सही से रिप्लेसमेंट नहीं कर सकेंगे। तो ये पूरी सीरीज़ है, आप इसको फॉलो करें ताकि आपको कोई भी इशू ना आए।
तो ये सारी रिप्लेसमेंट करने के लिए आप एक दो बात और भी हैं जो आपको थोड़ा ध्यान करना पड़ेगा इंटरव्यू में, कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप रिप्लेसमेंट कर रहे हैं तो जो लिकर्ट स्केल के क्वेश्चनियर्स हैं जैसे यहाँ पे हैं, तो वो आपको पहले अलग करने पड़ेंगे, एंड कुछ क्वेश्चंस अलग करने पड़ेंगे, एंड कुछ क्वेश्चंस अलग करने पड़ेंगे। मतलब पहले पहले आहिस्ता आहिस्ता आप एक एक चीज़ को देते जाएंगे। या मैं इसको और इजी कर दूँ, तो अगर आपके पास ये वेरिएबल वाइज हैं, जैसे मेल और फीमेल का है कॉन्सेप्ट है, तो फिर आप ये क्वेश्चन डायरेक्टली यहाँ से कॉपी करके एक न्यू शीट बना दें। या फिर यहाँ से अगर न्यू शीट नहीं बना रहे हैं आप, तो वो फिर तो और अच्छा है, आप न्यू शीट नहीं बनाएं एंड ये डिलीट कर दें शीट, एंड इसको एक न्यू वर्क फाइल में ऐड करके आप ये लिस्ट डाउन कर सकते हैं। जैसे मैं करके दिखा देता हूँ आपको। मेरे पास फॉर एग्जाम्पल ये मैं एक न्यू फाइल बना के देता रहा हूँ, ये देख सकते हैं आप, एक मैं न्यू फाइल बना रहा हूँ। असल में इससे क्या होता है कि अगर हमारे पास डिफरेंट टाइप के अलग अलग क्वेश्चन होते हैं, जैसे हमारे पास डिस्क्रिप्टिव में होते हैं जो हमारे डेमोग्राफिक कैरेक्टर्स हैं, जैसे जेंडर हो गया, एज वगैरह हो गया, तो फिर क्या हो जाएगा, बाद में इशू हो जाता है। आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे अब ये एक न्यू फाइल मैंने रिप्लेसमेंट की बना दी है यहाँ पे, एंड यहाँ पे मैं डायरेक्टली ये क्वेश्चन रन कर रहा हूँ। जैसे ये आप देख सकते हैं, ये क्वेश्चन मैं यहाँ से कॉपी कर दिया और ये यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। आप देख सकते हैं ये मैंने कॉपी कर लिया जेंडर। अब इससे क्या होता है रिप्लेसमेंट में, आप कंट्रोल आर प्रेस कर सकते हैं, या अगर उसे नहीं आ रहा तो आप क्या डायरेक्टली जाके होम में प्रेस करके एंड फिर आप क्या करें, सर्च एंड फाइंड एंड सर्च वाले ऑप्शन में जाके रिप्लेस कर दें। अब रिप्लेस का मतलब ये है कि हमारे पास जितने भी सिमिलर हैं ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख दूंगा मेल, तो फीमेल में भी मेल आता है, तो मेल जो है वो उसको भी रिप्लेस कर देगा। इसलिए हम क्या करेंगे कि जो कॉम्बिनेशन वाले वर्ड है ना यहाँ पे, जैसे फीमेल पहले है तो फीमेल को पहले हम रिप्लेस कर देंगे एंड मेल को बाद में करेंगे, ताकि जो रिप्लेसमेंट की बाद में जो इश्यूज़ हों वो बाद में नहीं होते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, रिप्लेस वाट करना है तो फीमेल लगा दें आप यहाँ पे फीमेल, एंड रिप्लेस विथ कर दें, तो फिर हम 2 को कर देते हैं। मैं फीमेल्स को 2 कर रहा हूँ, या फिर ठीक है जो भी आप कर सकते हैं, यू कैन डू दैट। ठीक है, फीमेल्स को मैं यहाँ पे 2 कर रहा हूँ, तो मैं रिप्लेस ऑल कर देता हूँ। ठीक है, तो ये एक न्यू शीट में होता है, तो फिर क्या होता है कि सारी सही से रिप्लेसमेंट हो जाती है इजीली। तो ये आपको याद रखना है कि आपने कौन से वेरिएबल को उस तरीके से स्पेसिफाइड किया है। ठीक है ना, आप एक लिस्ट बना दें आप अपने पास, ताकि आपको पता चले कि जेंडर में जो 2 है वो क्या है, तो वो असल में आपको ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो मैं अब दूसरा रिप्लेस कर देता हूँ, यहाँ पे मेल, एंड मेल को स्पेसिफाई कर देता हूँ 1 से। ठीक है, तो यहाँ पे रिप्लेस हार्ड कर देता हूँ, तो इस तरीके से ये सारे रिप्लेस हो जाते हैं। एक क्वेश्चन रिप्लेस हो गया। अब आते हैं अब दूसरे क्वेश्चन पे हम, एंड फिर दूसरे क्वेश्चन में हम इस तरीके से इसको क्लोज करते जाते हैं। देख सकते हैं इस तरीके से हम एक एक क्वेश्चन को मेल फीमेल के हिसाब से हम क्रिएट करते जाएंगे। ये सब सारे हो जाएंगे, तो ये असल में इसमें भी ऐसे होगा, सिंगल को हम 1 रखेंगे, मैरिड को जो इस हिसाब से आपकी हायरार्की की है। जैसे आप इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं कि आपने यहाँ पे किस तरीके से बनाया हुआ है, जितने जो ऑप्शंस हैं उस हिसाब से भी आप ऑप्शंस को रेक्टिफाई कर सकते हैं। जिस तरीके से यहाँ पे ये है कि मेरे पास मैरिटल स्टेटस के 3 ऑप्शन हैं, तो 1 2 3, एंड एजुकेशनल बैकग्राउंड के कितने भी ऑप्शन हैं 5 7 हैं, तो फिर 5 या 7 ऑप्शन। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ये सारी आप होप कि आप इसी तरीके से सेम तरीके से आप करते जाएंगे इनको रिप्लेस। और अगर थोड़ा बहुत इशू होता है तो फिर आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं कि ये जो वेरिएबल्स हैं आपके, फॉर एग्ज़ाम्पल ये प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट या बहुत बड़े वाले जो होते हैं जिसमें आपकी स्पेलिंग मिस्टेक्स होती हैं, तो फिर आपको इसको कॉपी करके भी रिप्लेस कर सकते हैं। मैं एक आपको दिखा देता हूँ तो आके आपको वो इशू ना हो। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैं ऑक्यूपेशन स्टेटस से यहाँ से मैंने कॉपी कर लिया है, दूसरा यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया ऑक्यूपेशन स्टेटस। आपको ये ध्यान रखना है कि वहाँ पे जो ऑक्यूपेशन स्टेटस जब एसपीएसएस में रन होता है तो वहाँ पे स्पेसेस वगैरह शो नहीं होती। तो अगर स्पेसेस रन करेंगे तो फिर आपके पास एरर आ जाएगा। तो इसलिए आप क्या करेंगे, वहाँ पे ये सब कुछ को ख़त्म करके ऑक्यूपेशन स्टेटस या फिर ऐसे लिख सकते हैं, या ओ एस भी लिख सकते हैं, इसे ओ एस। ठीक है, या अंडरस्कोर भी यूज़ कर सकते हैं, तो आपको जो आपको इजी लगे। ठीक है, तो मैं ऑप्शंस को देखने के लिए मैं वापस से यहाँ से जा रहा हूँ कि मेरे पास जो ऑक्यूपेशन का स्टेटस था उसमें नंबरिंग का क्या सीक्वेंस है, वही सीक्वेंस मैं वहीं पे भी रखूँगा। प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट को यहाँ पे मैंने 1 लगाया हुआ है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट को 1 लगाने के लिए मैं क्या करूँगा, Ctrl C कॉपी कर देता हूँ, एंड मैं सॉर्ट
ये सर्च में जाके रिप्लेस कर देता हूँ। रिप्लेस करने के लिए मैं ऊपर वाला जो टर्म है मेरे पास, इसको मैं उससे रिप्लेस कर देता हूँ एंड बंद कर देता हूँ। ठीक है, ये बोल रहा है कि 46 रिप्लेसमेंट्स हैं, तो मैंने कहा ओके ठीक है। तो इस तरीके से ये सारे रिप्लेसमेंट वन बाय वन हम करते जाएंगे एंड फिर हम जाके पहुँचेंगे लिकर्ट स्केल के क्वेश्चनर पे, जब हमारे पास डेमोग्राफिक्स ख़त्म हो जाएंगे। जब आप देख सकते हैं मेरे पास सारे डेमोग्राफिक्स हैं, ख़त्म होने के बाद आप ये लिकर्ट स्केल यूज़ कर सकते हैं। लिकर्ट स्केल में बहुत ईजी है, आप डायरेक्टली सारे क्वेश्चन कॉपी कर सकते हैं लिकर्ट स्केल के। मैं दिखा देता हूँ आपको कि अगर फॉर एग्जाम्पल आप जब ये सारी चीज़ें आपके जो भी डेमोग्राफिक्स कवर हो जाएँ तो आप डायरेक्टली चले जाएँ इसमें, और यहाँ से मेरे पास ये जो जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो यहाँ से शुरू हो रहे हैं। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, पूरे के पूरे आप कॉपी कर लें जहाँ तक मेरी डेटा है। ठीक है, तो जहाँ तक मेरे लिकर्ट स्केल आ रहे हैं वो मैं सारे कॉपी करके दिखा देता हूँ आपको। ये मैं कॉपी कर रहा हूँ यहाँ से एंड दूसरी फाइल में मैं ये पेस्टेड आउट कर रहा हूँ। ठीक है, पेस्ट करने के बाद आपको ये ख्याल रखना है कि ये जो जितने भी वेरिएबल्स के जो डिस्क्रिप्शन हैं, जैसे IS1 IS2 के डिफरेंट नाम लिखे हुए हैं, आपको वो हटाने हैं, इसको स्पेसिफाइड कर देना है अपने इंस्ट्रूमेंट से। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास IS के कितने इंस्ट्रूमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, मेरे पास एक वेरिएबल है IS इनमें से सेंटीमीटर, उसके 5 क्वेश्चन हैं, मीन्स 5 आइटम्स हैं। तो फिर मैंने क्या किया, इसको मैं असाइन कर दूंगा। जैसे फॉर एग्जांपल IS1, ठीक है, तो पहला क्वेश्चन IS का, IS2 सेकंड क्वेश्चन IS का एंड थर्ड क्वेश्चन IS का। ठीक है, इस तरीके से स्पेसिफाई करके हम जब ये पूरी हमने यहाँ पे ही एनालिसिस करनी है। ठीक है, तो ये सारे इस तरीके से OC एंड बाकी वेरिएबल्स के भी हम स्पेसिफाई करेंगे एंड उसके बाद फिर हम चले जाएंगे नीचे एग्री। और अब यहाँ पे जो मैंने लिकर्ट स्केल की आपकी रिप्लेसमेंट बताई थी कि आपको सबसे पहले स्ट्रांगली एग्री बिना स्ट्रांगली डिसएग्री से स्टार्ट करना है, तो आप क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे। और अगर आपको स्पेलिंग नहीं आ रही तो आप यहाँ से किसी भी वेरिएबल को जहाँ पे भी स्ट्रांगली डिसएग्री किसी ने भी सिलेक्ट किया हुआ है, जैसे यहाँ पे इन्होंने सिलेक्ट किया हुआ है, तो आप यहाँ से ये कॉपी करके यहाँ से कॉपी करके एंड रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मैं दिखा देता हूँ आपको एक ये लिकर्ट स्केल का करवा पूरी किस तरीके से ये होते हैं। या ये हो गया एंड स्ट्रांगली डिसएग्री कौन सा पार्ट है यहाँ पे हमारे पास, वो हम देख सकते हैं यहाँ पे अपने क्वेश्चन में। हमारे पास 5 नंबर पे आता है ये, तो ये 5 नंबर। ठीक है, तो रिप्लेस आर कर देता हूँ। ओके, तो ये सारे रिप्लेसमेंट हो जाएंगे। उसके बाद फिर मैं आ जाता हूँ उसमें स्ट्रांगली एग्री को रिप्लेस कर देता हूँ। स्ट्रांगली एग्री को रिप्लेस करने के लिए मैं स्ट्रांगली एग्री लिख दिया मैंने एंड फिर मैंने यहाँ पे स्ट्रांगली एग्री की फाइन देख ली कि वो नंबर 1 पे है, मैंने यहाँ पे नंबर 1 दे दिया एंड रिप्लेस कर दिया। 547 रिप्लेसमेंट थी इसमें एंड फिर मैं वापस आ जाता हूँ डिसएग्री पे एंड डिसएग्री को रिप्लेस कर देता हूँ। डिसएग्री को रिप्लेस करने के लिए मैंने इसका नंबर चेक कर लिया, वो कितना है, 4 है, नंबर 4। ठीक है, तो ये सारी मैंने रिप्लेसमेंट इसकी भी कर दी। ठीक है, अब आप आ जाएँ एग्री कर लें या न्यूट्रल कर लें, क्योंकि वो दोनों डिफरेंट हैं तो इसमें रिप्लेसमेंट का इशू नहीं आएगा। तो आप एग्री कर लें। एग्री करने के बाद आप 2, मेरे पास 2 है एग्री नंबर पे, तो मैं 2 कर देता हूँ एंड मेरे पास न्यूट्रल नंबर 3 पे है, मैं न्यूट्रल को सिलेक्ट करके यहाँ पे पेस्टेड कर लेता हूँ एंड फिर नंबर 3 लगा देता हूँ एंड रिप्लेस ऑल कर देता हूँ। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं कि मेरे पास सारी रिप्लेसमेंट इसकी लिकर्ट स्केल की भी हो गई हैं। इस तरीके से सारे वेरिएबल्स को आपको स्पेसिफाइड करके ये सारे रिप्लेसमेंट करनी है एंड स्पेसिफिक ऊपर वाले जो आपके नाम है उसको भी स्पेसिफाई कर देना है कि किस क्वेश्चन का कौन सा ये नाम है। उस जब सारी रिप्लेसमेंट हो जाएंगी तो आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगी। मैं शो कर देता हूँ, तो आपको जब पूरी हो जाएगी तो फिर आपके पास इस तरीके से ये वेरिएबल्स शो होते हैं। ठीक है, आप जब शो हो जाएं तो फिर आप इसको कॉपी करके ये डायरेक्टली पेस्टेड आउट कर सकते हैं। और जब हम यहाँ से इसको जो जो वेरिएबल्स हमारे चाहिए वो सारे कॉपी करेंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास सारे चाहिए मुझे, तो ये सारे मैं कॉपी करके, क्योंकि मैंने ऊपर डिस्क्रिप्शन इसमें अभी नहीं चेंज की, वो चेंज करने के बाद हम सेट कर लेंगे इसको। फिर यहाँ पे कॉपी करके ये नीचे स्क्रॉल करके पूरी की पूरी फाइल को मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया। बस ख्याल रहे कि ये फाइल टाइम स्पेंड वाला जो है वो उसको हमने कॉपी नहीं करना, क्योंकि ज़रूरत नहीं है हमारे पास टाइम स्पेंड को।
वहाँ पे फॉरवर्ड करने की, एनालिसिस में इसका कोई काम नहीं है। तो हम डायरेक्टली यहाँ से कॉपी कर लेते हैं एंड फिर हम ईव्यूज़ ओपन करके, SPSS ओपन करके हम उसको पेस्ट कर देते हैं वहीं पे। तो SPSS में ओपन कर देता हूँ, तो वहाँ से भी आप कॉपी करके यहाँ पे कहीं पे भी पेस्ट कर लें। तो आप यहाँ से, अगर आपके पास ऑलरेडी वेरिएबल्स बने हुए हैं, जैसे इस तरीके से मैंने यहाँ पे अगर कोई वेरिएबल बनाया हुआ है, जेंडर वगैरह एंड सारे वेरिएबल्स, तो यहाँ पे आपको शो हो जाएगा डेटा वेरिएबल्स पे जितने भी वेरिएबल्स थे मेरे पास स्टडी में, तो उसकी डेटा यहाँ पे आप डायरेक्टली डेटा को पेस्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास वेरिएबल्स नहीं बने हुए हैं तो फिर आपको मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप डायरेक्टली इसको वहाँ से कॉपी नहीं करें, आप उसके वेरिएबल को, जो एक्सेल फाइल बनाई थी हमने, वो स्पेसिफाई करके देख लें कि कहाँ पे है हमारी, वो उसका नाम जो भी है उसको डायरेक्टली यहाँ पे इंपोर्ट डेटा में जाके एक्सेल में से डायरेक्टली इंपोर्ट कर दें। जैसे ही आप इसको इंपोर्ट ओपन कर देंगे तो वही ऑटोमेटिक यहाँ पे ये पूरे को पूरे वेरिएबल्स यहाँ पे शो हो जाएगा। और किस तरीके से शो होंगे मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ये सारी चीज़ें हमारे पास वो आ गई। तो इस तरीके से आपके पास आ जाएगा, जिस तरीके से आपको दिखाई दे रहा है। जैसे ही आप इसको इंपोर्ट कर देंगे डेटा को, ये सारे वेरिएबल्स हैं मेरे पास, ये कुछ डेमोग्राफिक वेरिएबल्स हैं, मैंने टाइम स्टैम्प भी लगा दिया है, इसकी ज़रूरत है नहीं, वैसे एनालिसिस में आप रिमूव भी कर सकते हैं। तो ये सारे वेरिएबल्स मैंने स्पेसिफाइड यहाँ पे कर दिए हैं। जब आपने स्पेसिफाई जब पोस्ट कर देंगे आपको, तो आप इसका काम लेबलिंग कर दें, जो पर्टिकुलर लेबल है, लेबल भी पे आप शो कर सकते हैं कि इसका फॉर एग्जाम्पल IS1 जो है इसका मतलब क्या है, वो कौन सा क्वेश्चन है। अगर आप स्पेसिफाई करना चाह रहे हैं तो आप लेबल में, जिस तरीके से मैंने यहाँ पे शो किया है, देख सकते हैं, आपको मैं दिखा देता हूँ कि IS1 पे कौन सा क्वेश्चन है, IS2 पे कौन से क्वेश्चन थे। तो वहाँ से ये आप कॉपी करके यहाँ पे ऐड करके लेबल में भी ऐड कर सकते हैं, ताकि आपको बाद में जब एनालिसिस का पार्ट आए तो आपको कोई डिफ़िकल्टी असाइन ना हो। इसके अलावा आप वैल्यूज़ भी इसको स्पेसिफाई कर देंगे, क्योंकि वहाँ से तो हमने जस्ट डेटा पुट की है, तो आप इसको स्पेसिफाई कर देंगे कि इस क्वेश्चन में IS1 में हमारे पास स्ट्रांगली एग्री है, स्ट्रांगली एग्री एंड एग्री, न्यूट्रल, डिसएग्री की जो वैल्यूज़ 1 2 3 4 5 है उसको क्या स्पेसिफाई करें, 5 का क्या मतलब है, क्योंकि 5 तो बहुत सारे क्वेश्चन में होगा ना। तो जितने भी लिकर्ड स्केल की हमने क्या करना है कि इसको एक को तो यहाँ से हमने बनाएंगे, बाकी को सारियों को कॉपी करके हम नीचे पेस्ट कर देंगे। जब पेस्ट करके जाएंगे तो ये सारे लिकर्ड स्केल के ऑटोमेटिक हमारे पास चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है, तो ये देखें आप कॉपी भी हो रहा है, तो यहाँ से कॉपी करके नीचे कहीं पे भी पेस्ट कर सकते हैं लिकर्ड स्केल को। ठीक है, तो आप सब जब इसको सारी डेटा को असाइन कर देंगे, तो जब डेटा का मतलब हमने करना क्या है कि हमने सबसे पहले गूगल फॉर्म से डेटा निकालनी है, एंड गूगल फॉर्म से डेटा निकालने के बाद हम डायरेक्टली आ गए एक्सेल पे, उसको हमने रिप्लेस करके हमने ठीक किया डेटा को, ताकि हम SPSS पे रन कर सकें। जब SPSS के लिए रेडी हो गई वो फाइल, तो हमने क्या किया कि वो उस फाइल को हम यहाँ पे लेके आए, SPSS में इंपोर्ट कर दी फाइल। जब इंपोर्ट हो गई तो इस तरीके से आ गई, तो हमने एक एक वेरिएबल को स्पेसिफाई लेबल दे दी कि इसका मतलब क्या है। उसके बाद फिर उसकी वैल्यूज़ असाइन कर दी हमने। जब ये सारा काम हो जाएगा तो हम क्या जाएंगे, मेजरमेंट में चले जाएंगे। जब मेजरमेंट को ठीक करेंगे, फॉर एग्जांपल अगर कोई वेरिएबल हमारे पास कैटेगोरिकल है तो हमने उसको कैटेगोरिकल के हिसाब से कर दिया, जैसे नॉमिनल बना दिया। एंड कोई ऑर्डिनल है, स्केल वेरिएबल है, तो हमने इसको स्पेसिफाई कर दिया कि ये ऑर्डिनल है या स्केल है। जब हमने इस पूरे सारे वेरिएबल्स को हमने असाइन कर दिया, क्योंकि लिकर्ड स्केल हमारा ऑर्डिनल होता है, और मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे पास जितने भी वेरिएबल्स हमने रखे होते हैं वो ऑर्डिनल होते हैं, एक्सेप्ट हमारे स्टडी के जो डेमोग्राफिक फैक्टर्स होते हैं, वो डिपेंड करता है कि किस वेरिएबल आप किस टाइप के ले रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जब हमारे पास पूरी फाइल रेडी हो जाएगी तो हमारी रेड फाइल रन करने के लिए तैयार है। लेकिन अगर आपने देखा हो तो यहाँ पे मेरे पास करीबन 100 ऑब्जर्वेशन में शो कर रहा हूँ यहाँ पे। लेकिन अगर आपको रिलायबिलिटी टेस्ट करनी है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम वो 30 पे ही हम पहले ही टेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि जो अगर कोई मसला है किसी इंस्ट्रूमेंट में या किसी भी आइटम में तो हम उसको रिप्लेस कर सकते हैं, ताकि तो इसलिए आपको अगर रिलायबिलिटी टेस्ट करनी है तो अब अभी भी चेक कर सकते हैं, लेकिन उस टाइम भी हम चेक कर सकते थे। तो सबसे पहले मैं आपको वापस से रिलायबिलिटी चेक करवाना सिखा देता हूँ। इस पे पहले भी मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, क्रोन बेच अल्फ़ा, जो पायलट टेस्टिंग हम करते हैं क्वेश्चंस की रिलायबिलिटी टेस्ट करने के लिए क्रोन बेच अल्फ़ा टेस्ट यूज़ होता है। तो उसकी थम्स अप रूल एंड सारी चीज़ों को मैंने रूल ऑफ थम वगैरह को सबको स्पेसिफाई किया हुआ है, आपको वो वीडियो मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, वो भी चेक इन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये देखनी है कि अगर किसी भी वेरिएबल को, क्योंकि मोस्ट ऑफ टाइम हम जो भी रिलायबिलिटी टेस्ट करते हैं वो 30 सैंपल पे होती है, ये पूरी एनालिसिस पे हम रिलायबिलिटी टेस्ट नहीं करते।
तो उसके लिए हम क्या करें, अगर टेस्ट करनी है तो आप चेक कर सकते हैं यहाँ से लायबिलिटी एनालिसिस में, स्केल में जाके ऊपर आप जाएंगे डायरेक्टली एनालिसिस में जाके आप जाएंगे स्केल में एंड लायबिलिटी एनालिसिस में। यहाँ पे डिफरेंट क्वेश्चन हैं। अब हमें पता नहीं चला कि IS1 कौन सा है, IS2 कौन सा, तो डिस्प्ले राइट क्लिक करके आप डिस्प्ले वेरिएबल नेम्स में क्लिक कर सकते हैं, तो ये सारे वेरिएबल्स आ गए। फॉर एग्जाम्पल मैं ये टेस्ट करना चाह रहा हूँ कि फाइनेंशियल लिटरेसी के जो जितने भी आइटम्स हैं उसकी लायबिलिटी है कि नहीं है, ठीक है। तो पहले मैं लायबिलिटी इसकी रन कर देता हूँ, तो इसको सिलेक्ट इन कर देता हूँ एंड अल्फ़ा टेस्ट सिलेक्ट कर दिया मैंने। सर्टिफिकेट में जाके मैं इसको आइटम्स स्केल इफ़ आइटम डिलीटेड मीन्स एंड को रिलेशंस वगैरह को मैं सिलेक्ट कर देता हूँ। या अगर इन दोनों को नहीं कर सकते तो उसके बाद में आप यहाँ पे को रिलेशंस ऊपर वाले सिलेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्टिव वाले, वो डेट इज़ मोर प्रोफरेबल, ठीक है। तो यहाँ से क्लिक करके मैं ओके कर देता हूँ। सबसे जो मेन फंक्शन है वो इसका स्केल इफ आइटम रिलेटेड का है, कंटिन्यू कर देता हूँ। अगर आपको इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में स्टडी चाहिए तो आप वो मेरा वीडियो देख सकते हैं। मैं इसको थोड़ा बहुत शॉर्ट में आपको जल्दी ये बता देता हूँ इसका मतलब क्या है। आप देख सकते हैं 83.2 क्राउन बेस अल्फा टेस्टेड, दिस इज़ अ रियली गुड रिलायबिलिटी एनालिसिस, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये भी देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप किसी भी वेरिएबल को रिमूव करना चाहें तो आप ये टेबल उसके लिए काम आती है कि अगर कोई भी वेरिएबल आपने रिमूव करना है तो उसको अगर रिमूव करेंगे तो उसकी क्राउन बेस अल्फा टेस्ट क्या बताएगी या कितनी वैल्यू बनेगी, वो आपको ये स्पेसिफाई कर देगा। यहाँ पे ये कोरिलेशन मैट्रिक्स है, ये डिफरेंट कोरिलेशन बता रहा है, और उसके नीचे ये है, ये देख सकते हैं क्राउन रिलेटेड। अगर आप इस वेरिएबल को रिमूव कर देते हैं नंबर 1 वाले को तो ये क्राउन बेस अल्फा तकरीबन 82.5% पे पहुँच जाएगा। अगर इसको रिमूव करेंगे तो मतलब उसकी रिलायबिलिटी कम हो जाएगी, तो उसको सीधी सी बात है रिमूव नहीं करेंगे। तो अगर आपको रिलायबिलिटी 7 से कम आ रही है 0.7 से, तो हम इस तरीके से एक दो वेरिएबल्स रिमूव करके फिर हम उसकी रिलायबिलिटी को रिमूव करते हैं, और फिर हमने आगे की सर्वे करनी होती है। लेकिन यहाँ पे तो हमने सर्वे ऑलरेडी कवर की हुई है, तो हमने सारी चीज़ों को नहीं देखना। ये होता है करीबन 30 मोर देन 30 सैम्पल्स के लिए, जब हम स्टार्टिंग में जब सर्वे करते हैं। जब हम एनालिसिस करेंगे तो क्राउन बेस अल्फा उस टाइम हम इतना रन नहीं करते हैं, ठीक है। तो उसकी जो क्राउन बेस अल्फा की 30 सैम्पल की जो टेबल बनती है वो हमने वहाँ पे पुट करके दिखा देनी है रिसर्च पेपर में वहाँ से कि ये इसका मतलब क्या है और इसका क्या हमारा इम्पेक्ट आया था। अब के लिए ये हमारे डेटा रन के लिए तैयार है, तो हम सबसे पहले इसकी रिग्रेशन रन करेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले रिग्रेशन हम सिंपल करके मैं दिखा देता हूँ आपको कि किस तरीके से हम रन करते हैं। आप डायरेक्टली एनालिसिस में जाके रिग्रेशन में जाके लीनियर रिग्रेशन रन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे रन नहीं होता इस तरीके से। क्यों नहीं होता रन? क्यों नहीं होता? तो इसलिए नहीं होता कि यहाँ पे जो जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं हमारे, वो देख सकते हैं कि हमारे पास एक वेरिएबल के बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं। IS के 5 हैं, OC के बहुत सारे वेरिएबल्स हैं 8 हैं, OUR के बहुत सारे वेरिएबल्स हैं हमारे पास, HB के बहुत सारे वेरिएबल्स हैं हमारे पास, ठीक है। तो मतलब 4 से 5 वेरिएबल्स, एक वेरिएबल के 4 से 5 हमारे पास आइटम्स हैं। तो सबसे पहले हमने उसको मीन करके एक रखना है, एक वेरिएबल हर एक का एक बना के वेरिएबल की डेटा बनाएंगे हम, क्योंकि हमारी जो भी रिग्रेशन होती है वो हमारी किस पे एनालिसिस होती है, दोनों जब हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या हो, स्केल हो। जब हमारे पास कैटेगोरिकल या हमारे पास दोनों वेरिएबल्स हमारे पास नॉमिनल होंगे तो फिर हम रन नहीं कर सकते। इसलिए हमें क्या करना है कि जितने भी आइटम्स हैं एक पर्टिकुलर वेरिएबल के, उनको सबको एवरेज लेके मीन लेके एंड फिर हमने इसको एक वेरिएबल बना देना है एंड फिर उसको एनालिसिस पे रन करना है। उसको किस तरीके से हम करेंगे उसको हम देख लेते हैं। तो आपके जो भी नॉमिनल एंड ऑर्डिनल वेरिएबल्स हैं पहले आप उनको ट्रांसफॉर्म कर देते हैं स्केल में। उसके लिए हमने ट्रांसफॉर्म में जाके हमने कंप्यूट वेरिएबल को सिलेक्ट कर दिया है। आपको मैं वापस दिखा देता हूँ, ट्रांसफॉर्म कंप्यूट वेरिएबल को सिलेक्ट कर देता हूँ एंड अपने ये सारे वेरिएबल्स हैं इसको मैंने डिस्प्ले वेरिएबल नेम के थ्रू स्पेसिफाई कर दिया। देख सकते हैं आप सारे पास वेरिएबल्स दिखाई दे रहे हैं। मैं नाम दे देता हूँ। मैं अभी फॉर एग्जांपल मैं अपने इंडिपेंडेंट जो डिपेंडेंट वेरिएबल है हमारा डिसीजन मेकिंग बिहेवियर, उसको मैं स्पेसिफाई कर रहा हूँ। तो DMB से मैं स्पेसिफाई कर रहा हूँ जो नाम देना चाह रहे हैं आप उसको ओवरऑल वेरिएबल का, तो वो मैंने डाल दिया। मैंने इसकी मीन निकालनी है तो मैंने मीन लिख के मैंने स्पेस दे दिया एंड फिर मैंने आपको ये ब्रैकेट वाला आप यहाँ पे फंक्शन है इसको मैंने क्लिक कर दिया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्रैकेट आ गई है। तो मैंने यहाँ पे DMB यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, इसको इन कर दिया एंड फिर मैंने जैसे इस तरीके से इन आ गया तो एक वेरिएबल आ गया, ऐड हो गया। फिर दूसरा वेरिएबल भी इसमें ऐड करूँगा जिसमें डिसीजन मेकिंग बिहेवियर का आइटम एंड फिर तीसरा आइटम भी इस तरीके से काम लगाते लगाते ऐड करता जाऊँगा मैं। एंड फिर यहाँ पे वापस से ये चौथा भी ऐड कर दिया मैंने एंड फिर यहाँ पे
फिफ्थ वाला भी ऐड कर दिया, देख सकते हैं आप। तो फिर मैंने यहाँ पे ओके कर दिया। जैसे ही मैं ओके करूँगा तो यहाँ पर एक वेरिएबल बन गया, यू कैन सी दैट। आप देख सकते हैं कि ये एक वेरिएबल बना हुआ है। नीचे ये नीचे आ गया होगा, ये देखें, दिस इज माई, ये देख सकते हैं ये स्केल वेरिएबल है। और उसकी अगर मैं वैल्यूज़ आपको दिखा सकूँ तो वैल्यूज़ भी मैं दिखा देता हूँ आपको। देख सकते हैं ये सारे नंबरिंग में शो हो रहा है, मीन दैट इज़ अ स्केल वेरिएबल। हमने इस तरीके से जितने भी एक वेरिएबल के जितने भी क्वेश्चन हैं या जितने भी आइटम्स हैं उन सब की मीन निकाल के हमने सारे वेरिएबल्स के जितने भी हमारे पास डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट या कंट्रोल वेरिएबल्स जितने जो भी हैं हमने ट्रांसफॉर्म करके कंप्यूट वेरिएबल यहाँ पे फिर से मैंने वापस नाम देना है। और यहाँ पे मैंने अभी मेरा आई एस है, आई एस का नाम दे रहा हूँ मैं इनमें से सेंटीमेंट, एंड फिर वापस से मीन लगा रहा हूँ स्पेस लगा के। फिर मैंने ब्रैकेट को क्लिक कर दिया, आई एस 1 लगा दिया एंड इसको इन कर दिया, वापस कामा लगा दी एंड फिर आई एस 2 को इन कर दिया एंड फिर कामा लगा दी एंड फिर आई एस 3। इस तरीके से सारे आइटम्स मैं जब इसमें ऐड कर दूँगा उसकी मेन निकाल लूँगा। आप देख सकते हैं मैं लगाता जा रहा हूँ सारी चीज़ें। ऐसे अब नारा ये आइटम आई एस का भी कंप्लीट हो गया, इसको ये कर देता हूँ, तो ये आई एस का भी बन गया। ट्रांसफॉर्म कंप्यूट वेरिएबल एंड फिर से आपका जो वेरिएबल बाकी बचते हैं, जैसे ओ सी का वेरिएबल अभी बचता है हमारे पास, तो ओ सी हमारे पास 4 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं यहाँ पे स्टडी में। तो हम यहाँ पे मीन स्पेस ब्रैकेट्स एंड OC1 इसको मैं इन कर देता हूँ, OC2 इन कर देता हूँ, OC3 कर देता हूँ, OC4। लेकिन मैंने यहाँ पे कॉमा नहीं दिया। असल में इसमें अगर मैं कॉमा वगैरह नहीं लगाऊंगा तो फिर मसला कर देगा। आप देख सकते हैं, इसको थोड़ा ध्यान से कीजिएगा, ट्रांसफॉर्म सही से हो, क्योंकि पूरी स्टडी आपकी इस पे बेस्ड होगी। ये मैं मानता हूँ कि ये वीडियो बहुत ज़्यादा मतलब लंबी हो जाएगी, लेकिन इट विल बी रियली रियली हेल्पफुल फॉर यू। जो भी प्राइमरी डेटा पे स्टडी कर रहे हैं उनके लिए तो ये मतलब परफेक्ट वीडियो है, इट्स माई ओपिनियन। ठीक है, तो आप इसको इस तरीके से सेम करेंगे, मीन एंड ओके कर देंगे। ठीक है, ये नो मैं कैंसिल कर देता हूँ, इसको मिनिमाइज़ करेंगे क्योंकि कैंसिल करेंगे तो फिर वो बंद हो जाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे, ये सारे वेरिएबल्स अभी बन गए हैं। आपको मैं एक दो और वेरिएबल्स मेरे रहते हैं, मैं जल्दी से इसको वीडियो को पॉज करके मैं वापस से ये बना के फिर मैं आपको शो कर देता हूँ, ताकि वो बहुत बड़ी वीडियो ना बन जाए। इसलिए आप क्या करें कि बाकी जितने भी आपके पास वेरिएबल हैं इसी तरीके से होंगे, जैसे ही हो जाते हैं तो फिर मैं आपको शो करता हूँ। जैसे ही आप अपने मेन वेरिएबल्स की ये मीन वगैरह निकाल के आप उनको कन्वर्ट कर देंगे स्केल में, तो ये इस तरीके से दिखाई देंगे। ये नीचे आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल हो जाएंगे वो सारे वेरिएबल्स जो आपने बनाए हैं। अब हमने इसको पहले सिंपल रिग्रेशन से रन करके देखते हैं कि क्या क्या आती है सारी रिजल्ट्स। इसके बाद फिर हम उसके एजम्पशंस को मीट करते हैं अपनी रिसर्च के लिए, क्योंकि जब रिसर्च करते हैं तो हमने सारे एजम्पशंस मीट करने होते हैं। तो क्रॉस सेक्शनल डेटा है ये, क्योंकि मोस्टली हमारे पास क्रॉस सेक्शनल डेटा होती है इसमें प्राइमरी डेटा में। तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले एनालाइज में जाते हैं। ठीक है, एनालाइज में जाके रिग्रेशन में जाते हैं एंड लीनियर रिग्रेशन को रन करते हैं। आप इसको वेरिएबल को डिस्प्ले वेरिएबल नेम्स में जाके सेलेक्ट कर सकते हैं एंड नीचे जाएंगे डिपेंडेंट वेरिएबल। मेरे पास यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल डिसीजन मेकिंग बिहेवियर है एंड माई इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आर हर बिहेवियर। ठीक है, यहाँ तक मैंने सिलेक्ट जितने भी मेरे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स थे। अब आ जाते हैं स्टैटिस्टिक्स में। आप स्टैटिस्टिक्स के लिए आप डिस्क्रिप्टिव को सिलेक्ट कर लें। पार्शियल एंड कोरिलेशन का मतलब मुझे कोरिलेशन का पता चल जाएगा वहाँ से क्या है। और बाकी अगर टेस्ट वगैरह करते हैं तो हम डिफरेंट और चीज़ें भी ऐड करेंगे, लेकिन राइट नाउ मैं कुछ भी नहीं सिलेक्ट कर रहा। ठीक है, नॉर्मलिटी वगैरह भी मुझे चेक नहीं करनी है, सब कुछ नहीं चेक करना चाह रहा मैं अभी। ठीक है, तो आप डायरेक्टली जाके ओके यहाँ पे कर सकते हैं सिंपली रन करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास 100 सैम्पल्स का ऑब्जर्वेशन दिखाई दे रही है। आप शो देख सकते हैं कि 100 सैम्पल्स हैं एंड उसके अलावा इसकी मीन है अकॉर्डिंगली। ठीक है, ये इसके कोरिलेशंस हैं कि
ये बोल रहा है कि डिसीजन मेकिंग का आपस में इसका 100% कोरिलेशन है और इन्वेस्टर सेंटीमेंट से तकरीबन 29.8% कोरिलेट है कर रहा है हमारा वेरिएबल। ठीक है, तो ये सारे पूरी लिस्ट है इसकी, आप देख सकते हैं इसको, इससे भी देख सकते हैं। इसके अलावा आप सिग्निफिकेंट वैल्यू भी इसकी देख सकते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आया इसकी जो वैल्यू है 0.001 मीन सिग्निफिकेंट आ रहा है, मीन देयर इज़ अ कोरिलेशन एग्जिस्टेंस। ठीक है, सीधी सी बात है, दो सेम वेरिएबल का तो आपस में कोरिलेशन होगा ही ना। ठीक है, मॉडल समरी देख लेते हैं। आर स्क्वायर की वैल्यू 37.9% एंड आर की वैल्यू क्या आ रही है 61.6%। तो मीन्स इसकी मतलब ये है कि मॉडल एक्सप्लेन अच्छा सा कर रहा है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे पास आर स्क्वायर की वैल्यू तकरीबन 0.7 से ज़्यादा चाहिए होती है, लेकिन जो कम आती है हमारे पास जब भी प्राइमरी डेटा पे स्टडी हम करते हैं तो आर स्क्वायर की आर की वैल्यू जो होती है वो बहुत ज़्यादा इतनी मतलब हाई फाई नहीं आती, 90 प्लस नहीं आती, वो मोस्ट ऑफ द टाइम जो 70s में ही रहती है। तो जब थोड़ा बहुत कम भी हो गई तो इतनी से ज़्यादा इफेक्ट नहीं करता, वरना हमारे पास सेकेंडरी डेटा के लिए तो वो प्रोबेबली होती है कि 0.7 से ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे 0.6 ये प्राइमरी डेटा है एंड बिहेवियरल फैक्टर की जो स्टडी है वो उसके लिए इट्स सफिशेंट, क्योंकि 3.3 या 0.4 से अबव ही है। ठीक है ना, जो नेचुरल साइंसेज में इतनी आती है हमारे पास, तो ये सोशल साइंसेज में। ठीक है, तो आप मॉडल समरी को भी अच्छा सा आ रहा है, लेकिन असल में अभी तो हमारे पास एक भी अजम्पशन मीट नहीं हुआ, ओवरऑल वेरिएंस भी सिग्निफिकेंट है। ठीक है, तो अभी हमने इसमें कुछ चीज़ें हमने कुछ भी नहीं की हैं, अब इसमें हम सारे ये जो जितनी भी एनालिसिस हमने की है वो जनरल सिंपल की है, हमने कोई भी एक इसमें अजम्पशन अभी मीट नहीं किया, सिंपल रन किया है। अब इसके बाद हमने सारे अजम्पशन पहले मीट करेंगे, फिर हम रिग्रेशन रन करेंगे एंड एक एक चीज़ को हम स्पेसिफाई करेंगे कि इसका मतलब क्या है, कि ये चीज़ क्या डिफाइन करना चाह रही है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। तो रन करने से पहले हमने सारे अजम्पशंस को देखना है कि हमारे पास अजम्पशंस होते कौन कौन से हैं एसपीएसएस में। तो मैं आपको उसको दिखा देता हूँ कि हमारे पास जो अजम्पशंस होते हैं, एक तो नॉर्मलिटी टेस्ट करनी होती है। सबसे पहले आप नॉर्मलिटी चेक करेंगे वेरिएबल्स की कितनी नॉर्मल हैं, क्या नॉर्मलिटी है भी कि नहीं भी है। ठीक है, तो नॉर्मलिटी चेक करनी है आपको वेरिएबल्स की, अगर नॉर्मल है तो ठीक है, अदरवाइज़ आपको नॉर्मल बनाने पड़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम नॉर्मलिटी टेस्ट कर लेते हैं इसकी। आई होप यू आर एंजॉइंग द वीडियो, लेकिन बहुत अच्छा वीडियो होगा, इन्फॉर्मेटिव होगा आपके लिए एंड आपको रिसर्च एनालिसिस, खास करके जो वो स्टूडेंट्स जो एनालिसिस कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं प्राइमरी डेटा पे, उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा इसका। ठीक है, तो हमने जो भी ये मीन वाला बनाया था, जिस वेरिएबल का हम टेस्ट करना चाह रहे हैं, फायदा मैं डिसीजन मेकिंग पे डिपेंडेंट वेरिएबल की देखना चाह रहा हूँ नॉर्मलिटी। ठीक है, तो हमने करना क्या है कि मैं वापस से दिखा देता हूँ आपको, मैं भी जल्दी में आप नहीं देख पाए हैं तो एनालाइज में जाके, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में जाके एक्सप्लोर में चले जाएँ। हम क्या चेक करना चाह रहे हैं, हम नॉर्मलिटी चेक करना चाह रहे हैं। ठीक है, नॉर्मलिटी चेक करने के लिए आपके जो भी वेरिएबल है जिसकी चाह रहे हैं, क्योंकि सारे वेरिएबल्स हमारे पास जब भी हम रिग्रेशन रन करते हैं, जिसको हम बोलते हैं ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर OLS, या फिर क्लासिकल मॉडल भी बुलाते हैं हम इसको, सिंपल लीनियर क्लासिकल मॉडल SLCM। ठीक है, तो सिंपल लीनियर क्लासिकल मॉडल। तो जब हम वो रन करते हैं तो उसके डिफरेंट अजम्पशंस होते हैं, यू नो बेटर कि अब सबसे पहले नॉर्मलिटी अजम्पशंस होते हैं, क्योंकि 7 अजम्पशंस हैं, उसमें से पहला नॉर्मलिटी अजम्पशन होता है, या इसको करीबन हम लास्ट भी बोलते हैं कि 7वां जो होता है वो नॉर्मलिटी अजम्पशन होता है। ठीक है, तो हम इसके एक एक वेरिएबल की सारे नॉर्मल होने चाहिए। उसके लिए हम क्या करेंगे कि हमने आउटलायर्स का भी पता चले। ठीक है, या फिर आउटलायर्स का ज़रूरत नहीं है अभी, तो फिर आप ये कर सकते हैं कि प्लॉट्स में जाके आप नॉर्मलिटी को क्लिक करके एंड हिस्टोग्राम यहाँ पे सिलेक्ट करके कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, कंटिन्यू करने के बाद आप यहाँ पे ओके कर सकते हैं डायरेक्टली। जैसे ओके करेंगे आप कोई वेरिएबल, तो आपके यहाँ पे मैंने एनालिसिस की हुई ऑलरेडी, तो एक यहाँ पे अलग से एक्सप्लोर का ये फंक्शन आ गया है, ये देख सकते हैं आप ये वाला सेक्शन में तो आ गया है। यहाँ पे मैं खड़ा हुआ हूँ, जिससे एरो शो करा कि मैं कहाँ पे हूँ। ठीक है, तो एक्सप्लोर में आ गया, यहाँ पे 100 ऑब्जर्वेशन हैं, एक डिस्क्रिप्टिव ये सारी डिटेल बता रहा है। अगर मैं टेस्ट देखूँ तो ये शेपियो की जो विक्स की जो टेस्ट होती है, डेट्स अ गुड टेस्ट। यहाँ पे क्या बोल रही है कि दिस इज़ अ इनसिग्निफिकेंट वैल्यू, क्योंकि लेस देन 5% है। जब हमारे पास सिग वैल्यू लेस देन 5% होती है नॉर्मलिटी में, तो डेट मीन्स के द
डिस्ट्रीब्यूशन इज़ नॉट नॉर्मल। ठीक है, हमारे पास जो वेरिएबल की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। अगर ये दोनों की भी देख सकते हैं तो दोनों नॉट नॉर्मल दिखाई दे रहा है। अब हिस्टोग्राम में भी चेक कर सकते हैं कि इट डजेंट लुक लाइक अ, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये असल में कार्टेसिस एंड स्क्यूनेस का आपको पता होता है, स्क्यू बहुत ज़्यादा हो गई है ये फाइल हमारे पास, एक साइड पे बहुत ज़्यादा हो गई है, दूसरी साइड पे ये कम हो गई है। ठीक है, आप अगर क्यू प्लॉट्स देखें तब भी आपको ये पता दिखाई दे रहा है कि ये इस लाइन से जो मेन लाइन है हमारी सिंपल लीनियर रिग्रेशन की जो लाइन है, जो नॉर्मलिटी की लाइन है, उससे नीचे या अब हो रही है बहुत सारी वैल्यू। ठीक है, अब ये भी देख सकते हैं कि कितना डेविएटेड है ये, डेविएशन फ्रॉम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की लाइन होनी चाहिए और हमारे वैल्यूज़ ये बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा डेविएटेड हैं। आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास बॉक्स प्लॉट है, बॉक्स प्लॉट से भी आप शो कर सकते हैं। बॉक्स में ये जो बीच वाली जो लाइन है वो नीचे बहुत ज़्यादा है, ऊपर कम है, बीच में नहीं है। अगर बीच में होती तो मीन्स डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड क्यों नहीं है, उसके लिए इसने दो वेरिएबल्स को बताए हैं कि जो हमारे पास 24 एंड 39 जो है दैट इज़ द आउटलायर इन आर स्टडी। इसको हमने रिमूव करना पड़ेगा 24 एंड 39 को, एंड देन वी कैन रन द रिग्रेशन अगेन। ठीक है, तो हम इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, अगर हम चाहें तो इस तरीके से भी कर सकते हैं कि हमने दोनों जो हमारे पास आउटलायर्स आ रहे हैं उन दोनों को रिमूव करके फिर से हम नॉर्मलिटी अजम्पशन मीट करें, अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास डेटा बहुत ज़्यादा अवेलेबल है तो। ठीक है, अगर नहीं है तो हमने क्या करना है कि हमने लॉग ट्रांसफॉर्मेशन करनी है। तो पहले तो मैं आउटलायर्स को रिमूव कर देता हूँ 24 एंड 39। ठीक है, तो उनको रिमूव करने के लिए मैं क्या करता हूँ कि मैं डेटा व्यू में चला जाता हूँ। 24 एंड 39 था, 24 एंड 99 में जाके देख सकते हैं आपके, मैं पहले 39 को रिमूव कर देता हूँ क्योंकि अगर 24 को करूँगा तो 39 38 पे चला जाएगा। ठीक है, तो 39 था 79 था, लेट मी चेक फर्स्ट अगेन कि कौन सा नंबर था, 24 एंड 39। ठीक है, तो बड़ा वाला मैं पहले कर देता हूँ रिमूव, फिर देखते हैं कि क्या आती है इसकी एनालिसिस। ठीक है, 39, दिस इज़ द 39 वैल्यू। ठीक है, ये रहा 39। ये रहा, क्लियर हो गया 39। ठीक है, अब हमारे पास ऑब्जर्वेशन कम हो गई होगी। 24 को भी मैं रिमूव क्लियर कर देता हूँ, इसको सिलेक्ट करके यहाँ से मैं क्लियर कर देता हूँ। अब हमारी 98 ऑब्जर्वेशन हो गई हैं, देख सकते हैं आप 100 ऑब्जर्वेशन से पहले। तो हम फिर से मैं नॉर्मलिटी टेस्ट करने के लिए एनालिसिस में जाके डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में जाके फिर एक्सप्लोर में चला जाता हूँ। फिर मैंने फर्स्ट सेम वेरिएबल मैंने सेलेक्ट किया हुआ था, मैं स्टैटिस्टिक्स में जाता हूँ, नॉर्मलिटी सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे नॉर्मलिटी नहीं होती, वो यूजली प्लॉट्स में जाके नॉर्मलिटी टेस्ट करके हिस्टोग्राम को सिलेक्ट कर देता हूँ एंड कंटिन्यू वापस से कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ। अब देख सकते हैं आप, मैं दिखा दे सकूँ तो आपको, तो हमारे पास क्या आ रही है नॉर्मलिटी। आप देख सकते हैं कि अभी भी हमारे पास नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है क्योंकि इनसिग्निफिकेंट, ये वैल्यूज़ जो हैं वो सिग्निफिकेंट हैं। क्यों नहीं है, उसकी वजह से क्या मसला है कि ये बोल रहा है कि आपने अभी इतने ज़्यादा नहीं है लेकिन फिर भी आपकी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास आउटलायर्स को रिमूव करने के बाद भी हमारी डेटा नहीं हो रही नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, तो इसका मतलब है कि हमने इसका लॉग फॉर्म ऑफ लॉग में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा इन वेरिएबल्स को। तो लॉग में ट्रांसफ़र करने के लिए वेरिएबल्स को हमने क्या करना है कि आप ट्रांसफॉर्म में जाएंगे, कंप्यूट वेरिएबल में जिस तरीके से हमने मीन निकाली थी उसी चीज़ में जाएंगे। अपने कौन से वेरिएबल को यहाँ पे टेस्ट किया है, डिसीजन मेकिंग बिहेवियर को, तो मैं लॉग लगा के मैं अंडरस्कोर लगा देता हूँ, अंडरस्कोर ऑफ किसका, मेरे पास डिसीजन मेकिंग बिहेवियर का। ये भी कह सकते हैं या LDMB जो भी नाम रखना चाहें आप रख सकते हैं। इसको पहले जो पहली कमांड थी मेरी वो इसमें रिमूव कर दी है मैंने। अब उसको लिए हमने क्या किया है, लॉग करने के लिए मैंने ऑल को सिलेक्ट कर दिया। अब फंक्शनल ग्रुप में ऑल को सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ नीचे लॉग को फाइंड करना पड़ेगा। यहाँ पे कहीं ना कहीं LN लिखा होगा आपके पास, ये मैंने सिलेक्ट कर दिया LN।
तो इस बॉक्स में ये सिलेक्ट हो गया है, देख सकते हैं आप। जैसे सिलेक्ट हो जाएगा तो आप इसको एरो को सिलेक्ट करेंगे तो ये ऊपर न्यूमेरिक एक्सप्रेशन में आ जाएगा। न्यूमेरिक एक्सप्रेशन में लॉग आ गया। अब ब्रैकेट में आपको जैसे ऑलरेडी इसमें शो कर रहा है तो आपने वो वेरिएबल पुट कर देना है जो आपने इसका लॉग निकालना है। मैंने इसका निकालना है डिसीजन मेकिंग बिहेवियर का, तो मैं इसको ओके कर देता हूँ। मेरे पास लॉग का वेरिएबल बन गया है। अब उसके लिए मैं क्या करूँगा, वापस से मैं इसकी एनालिसिस करके मैं एक्सप्लोर करके वापस से नॉर्मलिटी टेस्ट करता हूँ। अब नॉर्मलिटी टेस्ट करने के लिए मैं सेम वेरिएबल नहीं रखूँगा। अब मैंने जो लॉग वाला जो वेरिएबल उठाया है वो वापस से मैंने इसमें पुट कर देना है। ठीक है, प्लॉट्स में जाके फिर मैंने वे सेम सारी चीज़ें सेलेक्ट की हुई हैं एंड ओके कर देता हूँ। आप देख सकते हैं कि मेरे पास अभी जो सारी चीज़ें आ रही हैं, ऑब्जर्वेशन कम हो गई होंगी, 98 हैं एंड सिग्निफिकेंट आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। मीन्स अभी भी मेरे पास जो वैल्यू है वो सिग्निफिकेंट है। मीन्स द नॉर्मलिटी अभी भी इसकी मीट नहीं हो रही। अगर नहीं हो रही तो हमने लीव कर देनी है। लॉग के बाद भी अगर नहीं हो रही तो हमने लीव करनी है, क्योंकि फिर वो एडवांस रिसर्चेज में बहुत ज़्यादा एप्लीकेबल होती है। ठीक है, अगर हो गई तो डेट्स गुड, हो जाती है मोस्ट ऑफ द टाइम। अगर नहीं हो रही तो आपने लीव कर देनी। आउटलायर्स को रिमूव करने के बाद भी नहीं हो रही, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम आउटलायर्स को रिमूव करने के बाद आ जाती है। अगर आउटलायर्स को रिमूव नहीं कर सकते आप लॉग में डायरेक्टली कर लें तो भी आ जाती है। अगर नहीं आ रही तो फिर इसमें कुछ और इशू होते हैं बहुत सारे, तो वो हमने एनालिसिस करने होते हैं। तो इस तरीके से आपको सारे वेरिएबल्स की भी अपनी नॉर्मलिटी देखनी है। ठीक है, सब नॉर्मलिटी एजम्पशन मीट हो जाएगा। अब उसको किस तरीके से होना है, अगर मैं एक और वेरिएबल आपको दिखा दूँ उसकी एनालिसिस, उसके लिए मैं डिस्क्रिप्टर्स में जाता हूँ एंड फिर एक्सप्लोर में चला जाता हूँ। अब मेरा वेरिएबल मैं लगा देता हूँ उसमें कि मेरा जो है वेरिएबल है फाइनेंशियल लिटरेसी की जगह पे मैं आई का लगा देता हूँ। ठीक है, अब पहले मैंने लॉग लिया था, अब मैं आई लगा देता हूँ। ठीक है, आई को प्लॉट्स करके मेरे सेम वेरिएबल्स हैं तो इसलिए ऑटो सेलेक्टेड है। ठीक है, मैंने वेरिएबल जस्ट चेंज किया है। अब आई की डेटा 98 है, आप देख सकते हैं। और उसके अलावा नॉर्मलिटी इसकी भी क्या आ रही है, सिग्निफिकेंट आ रही है। ये भी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, देख सकते हैं आप यहाँ पे आई की। तो इसको भी मैं पहले लॉग में कन्वर्ट कर देता हूँ, दिखा देता हूँ आपको कि लॉग में किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं। मैं लॉग को ऑफ आई एंड मैं इसको एल को सिलेक्ट कर देता हूँ एंड इसको यहाँ पे वापस से चेक इन कर देता हूँ। आई आ गया, एल कर दी, कंटिन्यू कर दिया, ओके बन गया वेरिएबल। अब उसको बनाने के बाद फिर से वापस से मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्टर्स में जा रहा हूँ, इसकी एक्सप्लोर में जा रहा हूँ एंड फिर आई की जगह पे मैंने इसका एल फॉर्म यूज़ कर दिया। ठीक है, आई का अब मैं ओके कर देता हूँ। अब देखता हूँ कि क्या नॉर्मलिटी एजम्पशन मीट हुई है कि नहीं। अभी भी नहीं हो रही तो आप इसको लीव कर दें यहाँ तक। ठीक है, क्यों ये दिखा रहा है कि दो वेरिएबल्स अभी भी हमारे पास हैं जो आउटलायर्स शो कर रहे हैं, जो कौन से हैं 5 एंड 77। अब मैं इसको भी रिमूव करके देखता हूँ, मे भी हमारी ठीक हो जाए। मोस्ट ऑफ द टाइम ठीक हो जाती है। 5 और 77 को रिमूव कर देता हूँ। सबसे पहले मैं 77 को रिमूव कर देता हूँ एंड फिर 5 को कर देता हूँ। इससे क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम जो पहले वेरिएबल भी हमारा नहीं हुआ था ना रिमूव, जो नॉर्मलिटी एजम्पशन मीट नहीं हुआ था, तो उससे क्या होता है कि वो भी मीट हो जाता है। मतलब पहला अगर नहीं हुआ हो तो फिर इन सारे आउटलायर्स को रिमूव करने के बाद फिर वो भी सारे के सारे मोस्टली हो जाते हैं। मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, एक था ये एंड दूसरा पता नहीं कौन सा था वेरिएबल, लेट मी चेक अगेन। हमारे पास कौन सा वेरिएबल था, 77 एंड 5। 77 को रिमूव कर दिया, जस्ट नाउ 5 के लिए मैं ऊपर चला जाता हूँ। 5 5 5 5 5 ठीक है, ये रहा 5, इसको भी मैं रिमूव कर देता हूँ। आपको सबसे अच्छा मॉडल बनाना है, ये एक बात आपको याद रखनी है कि जब भी आप रिसर्च करेंगे तो आपको मॉडल अच्छा होना चाहिए। ठीक है, मैं वापस से एनालिसिस में जाके डिस्क्रिप्टिव में जाके एक्सप्लोर में चला जाता हूँ एंड आई को सेलेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं इसकी नॉर्मलिटी देखना चाह रहा हूँ। ये 1% आ रही है, अभी भी <5% आ रही है। मीन्स अभी भी इसका नॉर्मलिटी है वो मीट
नहीं हुई। तो ठीक है, अगर नहीं हो रही तो दैट्स ओके, क्योंकि आगे तो हमने इसमें और डिटेल में हम काम नहीं करेंगे, हम लॉग तक ही जा रहे हैं, क्योंकि अदरवाइज़ बहुत सारे और मेथड्स होते हैं, लॉग लॉग भी होता है, हम अंडरवुड भी यूज़ करते हैं उसकी नॉर्मलिटी को असम्पशन को मीट करने के लिए, बहुत सारे मेथड्स होते हैं, तो जो हमारे बैचलर स्टडीज़ में बहुत ज़्यादा काम नहीं आते, तो हमने जस्ट उस पर यहीं पर रोक देना है। ठीक है, लॉग तक हमने काम करना है, उसके बाद फिर एक और वेरिएबल में देख लेता हूँ, मैं भी किसी न किसी वेरिएबल की एनालिसिस में से आपको मैं दिखा सकूं कि किस तरीके से ये ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ठीक है, कोई तो वेरिएबल होगा ऐसा जो इससे ठीक हो जाएगा। लेट मी चेक अगेन, एक वेरिएबल में दिखा देता हूँ आपको। मैंने अभी तक 2 वेरिएबल पे काम कर लिया है, आए ओ सी पे अब कर लेते हैं। अब मैंने सारी सिलेक्शन सेम रख दी है जो ऑलरेडी अवेलेबल थी मेरे पास। आप देख सकते हैं कि ये 2% आ रहा है एंड 0.0, ये 0.2% एंड 0.005 मीन्स लेस देन 5% है, मीन्स सिग्निफिकेंट है। जब सिग्निफिकेंट होता है तो नॉर्मलिटी इसकी भी मीट नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? इसके 2 वेरिएबल्स की वजह से, 12 एंड 39। अब 12 एंड 39 को भी मैं लीव कर देता हूँ। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि हमारे पास इतने आउटलायर्स आते हैं कि हम सबको रिमूव नहीं कर सकते। ठीक है, तो हम मैं अभी रिमूव वापस से नहीं करा मैं, क्योंकि इससे डेटा इनसफिशेंट हो जाती है हमारे पास, फिर वापस सर्वे आपको वापस से करनी पड़ेगी और अच्छी डेटा लेके आनी पड़ेगी। ठीक है, तो मैं अभी इसको लॉगिन में ही कन्वर्ट, डायरेक्टली लॉग में कन्वर्ट कर देता हूँ। आई एस की जगह पे अब ओ सी होगा। ठीक है, एंड आई एस पे आई एस को रिमूव कर देता हूँ यहाँ से, एंड आई एस की जगह पे ओ सी डायरेक्टली लगा के इन कर देता हूँ। अब एरन लगा देता हूँ। ठीक है, ये भी एक वेरिएबल बन गया। अब आप देख सकते हैं कि एनालाइज में जाके वापस से मैं एक्सप्लोर कर दूँ तो फिर मेरे पास ये वेरिएबल आ जाएगा। ठीक है, ये देखें ओ सी का भी आ गया वेरिएबल। अब मैं इसको प्लॉट्स में सेम, सारी चीज़ें सेम रखता हूँ। अब इसकी एनालिसिस करके देखता हूँ क्या अजम्पशन मीट हुआ कि नहीं हुआ। अब मेरे पास 96 ऑब्जर्वेशंस हैं एंड ओ सी वेरिएबल है मेरा, देख सकते हैं लॉग ऑफ ओ सी मैंने लिया हुआ है वेरिएबल। अब नीचे लॉग ऑफ ओ सी में मेरे पास देख सकते हैं कि ये नॉर्मलिटी अजम्पशन मीट हो चुका है 13.6% एंड 29.7%। ठीक है, तो इस तरीके से आपने जितने भी वेरिएबल आपके नॉर्मल नहीं हैं तो आप उसको लॉग ले लेना है, उसको लॉग में कन्वर्ट करके फिर उसको इसकी नॉर्मलिटी मीट कर देनी है। ठीक है, जब इसकी मीट हो जाएगी तो फिर आपके पास, अभी हमारे पास कितने वेरिएबल्स बाकी रहते हैं, मैं लेट मी चेक, मैं सारे वेरिएबल्स का लॉग कन्वर्ट करके देख लेता हूँ, क्योंकि मोस्ट मेरी ऑलरेडी स्टडी है तो उसमें नहीं है, मुझे पता है कि इसकी असम्पशंस मीट नहीं हो रहे, तो इसलिए मैं पहले से ही कर देता हूँ। ठीक है, इससे फ़र्क क्या पड़ता है कि अब पहले डेटा जो हमारी थी वो हमारी नंबरिंग में थी, अब हमारी जो डेटा होगी वो किस में आएगी, परसेंटेजेस में शो होगी। ठीक है, क्योंकि लॉग जो है वो परसेंटेज में रिप्रेजेंट होता है। ये भी एक ट्रांसफॉर्म हो गया। अब दूसरा भी मैं एक और ट्रांसफॉर्म करके सारे वेरिएबल लॉग में कन्वर्ट कर देता हूँ एंड सपोज करता हूँ कि नॉर्मलिटी असम्पशन हो गई है। ठीक है, तो आप नॉर्मलिटी भी उसकी बाकियों की चेक कर लेना, सारे वेरिएबल्स आपके पास जितने भी स्टडी में ऑलरेडी अवेलेबल हैं। ठीक है, तो ओ यू के बाद मेरे पास एच बी है वेरिएबल, एच बी का भी मैं लगा देता हूँ, एच बी एंड ये रहा मेरा एच बी, इसको चेक इन कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ। ठीक है, तो ये सारे वेरिएबल्स मेरे पास आ गए एंड सारे, अब अज्यूम करते हैं कि नॉर्मलिटी, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम अगर नॉर्मलिटी अज्यूम नहीं हुई, मतलब अजम्पशन मीट नहीं हो रहा, तो भी अगर लॉग में कन्वर्ट किया हुआ है तो डेट्स ओके। ठीक है, अब नॉर्मलिटी अजम्पशन क्लियर करने के बाद हमारे पास बहुत सारे और वेरिएबल्स के अजम्पशंस होते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास हो गया मल्टी कोलिनियरिटी, मल्टी कोलिनियरिटी के अलावा हमारे पास आ गया ठीक है, मल्टी कोलिनियरिटी के अलावा हमारे पास आ जाता है ऑटो कोरिलेशन। ऑटो कोरिलेशन का भी इशू आ जाता है जो एरर में आ जाता है हमारे पास, और उसके अलावा हमारे पास हेटेरोस्केडास्टिसिटी, ठीक है, स्पेलिंग में भी कोई मिस्टेक हो तो हेटेरोस्केडास्टिसिटी को भी असम्पशन मीट करना होता है हमें।
तो ये सारे अजम्पशंस हमने मीट करने होते हैं। हमने एक अजम्पशन मीट कर लिया है नॉर्मलिटी का, एंड उसके बाद मल्टी क्वालिटी, ऑटो कोरिलेशन, हेटेरोसेलेक्टिविटी अभी हमने मीट करना होता है, ठीक है। उसके अलावा भी कुछ वेरिएबल्स के हमारे पास अवेलेबल अजम्पशंस हैं, क्योंकि ये 4 अजम्पशंस हैं, 2-3 और अजम्पशंस होते हैं। एक एक करके हमने सारे चेक करने होते हैं, क्योंकि हमारे डेटा में अगर मल्टी कोलिनिटी आएगी तब भी हमारे लिए डेटा का इशू होगा, क्योंकि जो मॉडल आएगा वो स्पेसिफाइड अच्छी रिजल्ट्स नहीं देगा, ऑटो कोरिलेशन में भी नहीं देगा एंड हेटेरोसेलेक्टिविटी में भी नहीं देगा। ऑटो कोरिलेशन जो इशू होता है, जो मतलब कोरिलेशन आता है वो सीरीज़ का उसके इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के साथ, जहाँ वो डिपेंडेंट को स्पेसिफाई करते हैं, एरर टर्म स्पेसिफाई करता है, तो वो यूजुअली हमारे पास जो डेटा होती है टाइम सीरीज़ उसमें इशू होता है। तो ऑटो कोरिलेशन का जो हमारे पास क्रॉस सेक्शनल डेटा होती है उसमें इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होता, तो इसलिए हमने इस पर इतना ज़्यादा फोकस अभी नहीं करेंगे, क्योंकि ऑटो कोरिलेशन अगर अजम्पशन म्यूट नहीं भी होता तो हमारे पास टाइम सीरीज़ डेटा तो है नहीं, तो इसलिए मसला है नहीं, ठीक है। बाकी मल्टी कोलिनिटी का इशू नहीं होना चाहिए हमारे डेटा में, हेटेरोसेलेक्टिविटी का इशू नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो मल्टी कोलिनिटी को टेस्ट करने के लिए हमने डायरेक्टली हम जाएंगे ईव्यूज़ में। मेरे पास बहुत सारे आउटपुट्स हो गए हैं तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। अब वापस से मैं एनालिसिस सिंपल से करता हूँ स्टार्ट। आपने वापस से रिग्रेशन रन करनी है एंड लीनियर रिग्रेशन को पुट करना है। अब वेरिएबल्स जो होंगे वो कोई नहीं होंगे जो हमारे पास अवेलेबल थे पहले। मैं लॉग ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल रख रहा हूँ, ठीक है। अब ये सारे वेरिएबल्स को भी मैं चेकआउट करके बाहर निकाल दिया मैंने, एंड वापस से IS एंड ये सारे वेरिएबल्स मैंने ऐड कर दी इंडिपेंडेंट के साइड पे, ठीक है। तो स्टैटिस्टिक्स में जाके मैंने सेम वेरिएबल्स ऑलरेडी अवेलेबल थे, इसमें मैंने डर्बन वाटसन को भी वापस से चेक कर लिया है। डर्बन वाटसन जो टेस्ट होती है वो ऑटो कोरिलेशन के लिए होती है। मैं जस्ट एक दिखा देता हूँ कि ऑटो कोरिलेशन चेक कैसे किया जाता है। उसके अलावा हमारे पास सेव्स में जाके हमने अन्य सनराइज एंड सनराइज कोफिशिएंट्स को भी सिलेक्ट कर देना है, ठीक है। मैं दिखा देता हूँ आपको, लेट मी 1 मिनट दे दीजिए मुझे, ठीक है। तो हमने रेजिडुअल को स्टैंडर्डाइज करना है और प्रेडिक्टेड में हम स्टैंडर्डाइज वैल्यू सिलेक्ट कर देते हैं, ठीक है। और उसके अलावा हम डायरेक्टली ओके कंटिन्यू कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने रेजिडुअल का भी नॉर्मलिटी चेक करनी होती है, ये एक और अजम्पशन है। तो हमने रेजिडुअल की नॉर्मलिटी चेक करने के लिए हमने प्रेडिक्टेड वैल्यूज़ को अनस्टैंडर्डाइज रख दिया एंड रेजिडुअल को स्टैंडर्डाइज रख के कंटिन्यू में कर रहा हूँ, ठीक। एंड फिर प्लॉट्स वगैरह में भी ये आप नॉर्मलिटी एंड हिस्टोग्राम वगैरह चूज़ कर सकते हैं अगर आप यहाँ से भी करना चाहें तो, ठीक है। तो ये भी दोनों आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने Z रेजिडुअल को Y एक्सेस पे प्रेडिक्ट करना है, ठीक है, एंड Z प्रेडिक्टर्स को X पे रखना है, ठीक है, एंड Z रेजिडुअल को Y पे, क्योंकि हमने ये देखना है कि अगर हम प्रेडिक्टेड वैल्यूज जो हमारे हैं उनको अगर हम थोड़ा चेंज करें तो क्या रेजिडुअल पे क्या इम्पेक्ट आ रहा है, ठीक। तो आप इसको सिलेक्ट करके हिस्टोग्राम और नॉर्मलिटी भी चेक कर सकते हैं, इसके ओके कर सकते हैं, एंड फिर सेव करने में आपने स्टैंडर्डाइज एंड अनस्टैंडर्डाइज रेजिडुअल दोनों रख सकते हैं, ठीक है। कंटिन्यू कर दें। कंटिन्यू करने के बाद आपने ये ऑप्शंस में जाना है। ऑप्शंस में ये सारी चीज़ें मैंने अब जो हम रिग्रेशन रन कर रहे हैं उसमें सारे अजम्पशंस हम मीट करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी अजम्पशंस मीट करने के लिए हमने ये सारी चीज़ें, अब हेटेरोसेलेक्टिविटी को भी हम टेस्ट करेंगे। देख सकते हैं आपके अब जो हमारी मॉडल्स होंगे वो कुछ और अच्छे स्पेसिफाइड रिजल्ट्स देंगे, ठीक है। सबसे पहले हमने मॉडल समरी देखनी है। मॉडल समरी इज सिग्निफिकेंट 52.6% मीन्स द वेरिएशन इज़, मतलब हमारा जो मॉडल है कुछ वो वेरिएशंस एक्सप्लेन कर रहा है। कितना एक्सप्लेन कर रहा है? 52.6% वेरिएशन एक्सप्लेन कर रहा है। हमारा जो भी डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं वो 52.6% डिपेंडेंट वेरिएबल को एक्सप्लेन करने में कामयाब हैं, ठीक है। उसके अलावा डर्बन वाटसन टेस्ट की जो मैंने बात की थी वो 1.949 वैल्यू शो हो रही है। तो उसके लिए रूल ऑफ थंब क्या होता है हमारा ऑटो कोरिलेशन के लिए? जब डर्बन वाटसन टेस्ट हम यूज़ करते हैं तो उसके लिए हमारा जो होता है वो रूल ऑफ थंब होता है कि अगर हमारी वैल्यू 2 एग्जैक्टली 2 आ रही है तो दैट इज़ देयर इज़ नॉट अ कोरिलेशन। अगर 2 से ज़्यादा आ रही है तो दैट इज़ आर नेगेटिव ऑटो कोरिलेशन। अगर 2 से कम आ रही है तो दैट इज़ पॉजिटिव ऑटो कोरिलेशन, ठीक है। तो राइट नाउ वी हैव अ पॉजिटिव ऑटो कोरिलेशन।
लेकिन ऑटो कोरिलेशन तब इफ़ेक्ट करता है, ये अजम्पशन वायोलेट तब होती है जब हमारे पास टाइम सीरीज डेटा हो, तब वो प्रॉब्लमेटिक होती है। लेकिन क्रॉस सेक्शनल में देयर इज नो प्रॉब्लमेटिक। तो हमने ऑटो कोरिलेशन अजम्पशन को भी हम बोल रहे हैं कि ऑटो कोरिलेशन अजम्पशन इज आल्सो मीट। ठीक है, तो नॉर्मलिटी भी अगर हमारी ये मीट हो गई एक तो, और उसके अलावा हमारी ऑटो कोरिलेशन भी मीट हो गई। अब आ जाते हैं हम हेटेरोसेडक्सिटी पे। ठीक है, हेटेरोसेडक्सिटी एंड मल्टी कोलिनियरिटी। मल्टी कोलिनियरिटी में हमने लास्ट में जाना है, सबसे पहले हमने हेटेरोसेडक्सिटी में चले जाते हैं। ठीक है, अब एनोवा वगैरह आप देख सकते हैं कि वेरिएंस सिग्निफिकेंट है, मीन्स इट इज़ एक्सप्लेनिंग द वेरिएंस ऑफ द मॉडल। अगर हम और अच्छे से सारी चीज़ों को देखें तो स्टैंडर्डाइज वैल्यूज़ यहाँ से भी हम टेबल से भी इसे स्पेसिफाई कर सकते हैं। देख सकते हैं आप स्कैटर प्लॉट में जो हमने रेजिडुअल का बनाया था, ये देख सकते हैं हेटेरोसेडक्सिटी चेक करने के लिए। तो हमने एक तो स्टैंडर्डाइज प्रेडिक्ट वैल्यूज एंड वो रेजिडुअल दोनों रखे थे। उसके लिए हमने डबल क्लिक करके हमने इसका फंक्शनल फॉर्म देखना है, तो हम इसको मैं सिलेक्ट कर देता हूँ लीनियर लाइन में। तो ये एक लाइन भी शो हो रही है। ठीक है, इसको क्लोज कर देता हूँ। तो ये एक लीनियर फॉर्म भी शो हो रहा था कि इतना वेरिएंस एक्सप्लेन जो है ना, मतलब हमारी जो एक्चुअल में नॉर्मल लाइन से ये बहुत ज़्यादा डेविएट कर रहा है। देयर इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ हेटेरोसेडक्सिटी राइट नाउ। हम यहाँ से एक अज्यूम कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास अज्यूम नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे हमारी रिक्रिएशन या जो भी मॉडल है हमने वो बहुत बेहतरीन मॉडल बनाना है। जो ईव्यूज़ हमारे पास यूजुअली होता है उसमें बहुत ज़्यादा मतलब हमारे हेटेरोसेडक्सिटी की डायरेक्टली हमारे पास हो जाती हैं टेस्ट, लेकिन SPSS में वो इस तरीके से नहीं होता है हेटेरोसेडक्सिटी टेस्ट। उसके लिए हमने क्या करना होता है, पहले हम इसको सेव कर देंगे रेजिडुअल को। ठीक है, और फिर हमने ऑटोमेटिक, ये ऑटोमेटिक भी सेव हो जाता है। आप देख सकते हैं कि ऑटोमेटिक आ गया होगा जैसे ही मैंने इसमें फाइल को रन किया होगा। तो देख लेते हैं वेरिएबल्स व्यू में, ये देखें यहाँ पे दो वेरिएबल्स आ गए हैं, एक स्टैंडर्डाइज रेजिडुअल आ गया है एंड प्रेडिक्टेड वो जो हमने अनस्टैंडर्डाइज प्रेडिक्टेड वैल्यू रखे थे। लेकिन हमारे लिए जेड रेजिडुअल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है जो हेटेरोसेडक्सिटी में भी काम आता है, लेकिन राइट नाउ हम इसी को ही अज्यूम करेंगे। इसलिए इसको हेटेरोसेडक्सिटी या होमोसेडक्सिटी को टेस्ट करने के लिए हमने ट्रांसफॉर्म में जाना है, एंड ट्रांसफॉर्म में जाने के लिए ट्रांसफॉर्म को जाने के बाद हमने इसका स्क्वायर ले लेना है। क्योंकि जो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि हमारे पास बहुत सारे वेरिएबल्स जो होते हैं वो नेगेटिव वैल्यूज़ भी शो करते हैं ना। तो नेगेटिविटी को ख़त्म करने के लिए जो वैल्यू है उसको ख़त्म करने के लिए हमने इसका स्क्वायर लेना है रेजिडुअल का। तो स्क्वायर रेजिडुअल लिख देता हूँ मैं फॉर्म में भी, ताकि मुझे ईजी हो जाए। ठीक है, एंड फिर मैंने इसको जो भी पहले मैंने किया था वो रिमूव करके मैं इसको क्या करता हूँ कि सेट रेजिडुअल, लेट मी चेक कि कौन सा है। ठीक है, ये स्टैंडर्डाइज रेजिडुअल है। मैं इसको क्लिक करके, ठीक है, एंड इसको सेम से ही मल्टीप्लाई कर दूँगा क्योंकि मुझे स्क्वायर चाहिए। तो मैं अगर इससे ही मल्टीप्लाई कर दूँगा तो फिर वो सेम रिजल्ट आएंगे जो मैं चाह रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से करके आप उसको ओके कर दें एंड फिर वापस से रिग्रेशन रन करें। लेकिन अब जो रिग्रेशन हम रन करेंगे उसमें हम डिपेंडेंट वेरिएबल हम रेजिडुअल को उठाएंगे, ताकि हमें पता चले कि क्या उसका कोई वेरिएंस एक्सप्लेन हो रहा है या नहीं हो रहा। रिग्रेशन लीनियर, अब ये DMB को मैं रिमूव करके मैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल सेम रख रहा हूँ, स्क्वायर रेजिडुअल को डिपेंडेंट कर देता हूँ एंड जस्ट प्रेसिंग द ओके हियर। ठीक है, जैसे ही मैं प्रेस करूँगा तो ये सारा मेरे पास जो टेस्ट होती है वो सारे बाकी सारी चीज़ें मोस्ट ऑफ द टाइम सेम होती हैं, लेकिन आपको जो टेस्ट करना है वो डेट इज़ द एनोवा। आपको एनोवा टेस्ट करना होता है और एनोवा की वैल्यू जो आ रही है वो सिग्निफिकेंट आ रही है। जब सिग्निफिकेंट आ रही होती है तो मीन्स देयर इज़ अ वेरिएशन exist, means there is a heteroscedasticity in our model। तो हमारे पास हेटेरोसेडक्सिटी का अजम्पशन जो था कि होमोसेडक्सिटी होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे हमारे पास हेटेरोसेडक्सिटी डेटा में आ रही है जो हमने टेस्ट से भी अज्यूम करके देख लिया। ठीक है, तो ये था एक पर्टिकुलर कुछ ओवरव्यू कुछ वेरिएबल्स की, एंड उसके अलावा फिर हमने मल्टी कोलिनियरिटी को देखना है। मल्टी कोलिनियरिटी का अजम्पशन को देखने के लिए बहुत सिंपल है। हेटेरोसेडक्सिटी का अजम्पशन यहाँ पे हमने अभी राइट नाउ हम मीट नहीं कर रहे,
उसके लिए अलग से कुछ टेस्ट होती हैं जो हमने मीट करनी होती है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे टेस्ट करना सिखा दिया आपको। अब अगर आगे आपको चाहिए तो फिर अब हमने रन करना है कि मल्टी कोलिनियरिटी का अजम्पशन को ख़त्म किस तरीके से किया जाए एंड मल्टी कोलिनियरिटी को स्पेसिफाई किस तरीके से किया जाए। उसके लिए हमने लीनियर रिग्रेशन को करना है एंड सेम डिपेंडेंट वेरिएबल जो हमारा स्टडी का था वही रखेंगे, दैट इज़ आर लॉग ऑफ HB हर्डिंग बिहेवियर, लॉग ऑफ डिसीजन मेकिंग बिहेवियर, ठीक है, जो हमने लास्ट टाइम निकाला था। डिसीजन मेकिंग वेरिएबल मेरा डिपेंडेंट था एंड ये सारे इंडिपेंडेंट है, ठीक है। बाकी तो सारे मैंने असम्पशन मीट कर लिए हैं, तो मैंने इसको सबको मैं रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। ये मुझे नहीं चाहिए क्योंकि ऑलरेडी मैंने हेटेरोसेक्सुअलिटी को चेक कर लिया है, नॉर्मलिटी भी देख ली है, तो इन सारी चीज़ों की मुझे ज़रूरत नहीं है। बाकी मुझे क्या चाहिए, वो मुझे चाहिए अभी तो डार्विन वाटसन की भी ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसको भी रिमूव कर देता हूँ, कंटिन्यू कर देता हूँ एंड सेव में जाके मैं अनस्टैंडर्डाइज को भी रिमूव कर देता हूँ क्योंकि रेजिडुअल का मेरा मसला ठीक हो गया और उसकी भी नॉर्मलिटी हम चेक कर सकते हैं। अगर हम चाहें तो जाके नॉर्मलिटी चेक कर सकते हैं रेजिडुअल की, जो हमारे पास स्टैंडर्डाइज रेजिडुअल है उसको हम नॉर्मलिटी ऊपर से चेक कर सकते हैं, वो भी नॉर्मल होना चाहिए जो हमारा असम्पशन होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है। तो आई होप वो आप खुद कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं नॉर्मलिटी मुझे मल्टीपल कोलिनियरिटी के लिए मैं डायरेक्टली बस सिंपल कुछ भी नहीं कर रहा, जो मैंने यहाँ स्टैटिस्टिक्स के ये सारे एस्टीमेट्स वगैरह को मैंने सेलेक्ट किया हुआ है एंड बाकी ये डिस्क्रिप्टिव वगैरह पार्शियल कोलिनियर एंड मॉडल फिट को क्लिक किया है। कंटिन्यू करके मैंने जस्ट सिंपल रिग्रेशन रन करूँगा उसके लिए, ठीक है। तो ये 98 सैंपल शो कर रहा है मेरे पास एंड कोरिलेशन मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल है क्योंकि मैं सिलेक्ट किया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मॉडल की स्क्वायर 52.6% इट्स गुड राइट नाउ क्योंकि मेरी स्टडी इस टाइप की है। एंडोवा सिग्निफिकेंट आ रहा है, मिस वेरिएंस एक्सप्लेन हो रहा है, कोएफिशिएंट्स वाले पार्ट में मैं आ जाऊँ तो फिर वो भी सिग्निफिकेंट दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन मैं इससे पहले मैं आपको एक दो चीज़ें और दिखा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मल्टी कोलिनियरिटी का भी एजम्पशन इस तरीके से ऐसे ये शो नहीं कर रहा, ये बोल रहा है कि इसमें और स्पेसिफाई चीज़ें करें तब जाके आपको मल्टी कोलिनियरिटी हम शो करेंगे। इसके लिए हमने क्या करना है, इसमें थोड़े और भी सिलेक्शन हम कर लेते हैं। सिंपली लीनियर रिग्रेशन जो हमने सारे के सारे ऑलरेडी किए हुए थे वो मैं वापस से सिलेक्ट कर देता हूँ। ये कोलिनियरिटी डायग्नोसिस वाला जो फैक्टर था जो हमने डिस्कनेक्ट कर दिया था, दिस इज़ द मेन फैक्टर, क्योंकि यहाँ पे कोलिनियरिटी डायग्नोसिस का मतलब ये कि मल्टी कोलिनियरिटी को चेक करो। ओके कर देता हूँ अब ये मल्टी कोलिनियरिटी को चेक करेगा, ठीक है। अब मल्टी कोलिनियरिटी चेक करने के लिए आप देख सकते हैं मॉडल समरी को भी वही है वैल्यूज़, एनोवा का भी वही सिग्निफिकेंट आ रहा है एंड कोएफिशिएंट भी हमारे सिमिलर आ रहे हैं। कोएफिशिएंट वाली टेबल में हमारे पास जो चीज़ें हैं कोलिनियरिटी डायग्नोसिस से भी आप ये टेस्ट कर सकते हैं। दो चीज़ें हमारे पास आइगन वैल्यू एंड कंडीशनल इंडेक्स, ठीक है। इन दोनों से भी आप मल्टी कोलिनियरिटी का फैक्टर चेक कर सकते हैं। उसके अलावा आप अपने कोएफिशिएंट के अगर लास्ट वाले पार्ट में देखें तो कोलिनियरिटी स्टैटिस्टिक्स हैं, ठीक है। तो टॉलरेंस एंड वेरिएंस फैक्टर VIF, वेरिएंस एंड इन्फ्लेशन फैक्टर, तो मोस्ट ऑफ टाइम VIF यूजुअली यूज़ होता है। अगर VIF का वैल्यू 3 से अबव हो, अगर VIF का वैल्यू 3 से अबव हो तो मल्टी कोलिनियरिटी का इशू होता है। यहाँ पे मेरे डेटा में 1 आ रहा है सबका वैल्यू मोस्ट ऑफ टाइम मीन्स ग्रेटर देन 1, तो देयर इज़ नो मल्टी कोलिनियरिटी इशू इन माई डेटा सेट, ठीक है। तो अगर मल्टी कोलिनियरिटी का इशू आता है तो हमने फिर फैक्टर एनालिसिस करनी होती है उसमें, ठीक है। तो फिर वो अभी हम इस नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि ये बहुत बड़ी वीडियो बन गई है, तो हम नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस कर लेंगे कि मल्टी कोलिनियरिटी इशू को अगर आ रही है डेटा में तो फिर आप उसको अज्यूम या रिमूव किस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो सारे एजम्पशंस मीट होने के बाद आप जो ये सारी डेटा हमारे पास अभी भी जो डेटा आ रही है जैसे ये सारी डेटा है तो वो ये आप अपनी रिपोर्ट में पुट कर सकते हैं और एक एक चीज़ को आप अपनी एनालिसिस में दिखा सकते हैं कि ये दिस इज़ माई एनालिसिस, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो यू डू लाइक एंड सब्सक्राइब द वीडियो। और अगर आपको उसकी अगर एक्सप्लेनेशन में थोड़ी और बता दूं तो देख सकते हैं आपके लास्ट में मैंने जो रिग्रेशन की हुई है दैट इज़ कोलिनियरिटी डायग्नोसिस के बाद ये ऊपर मेरे पास कोएफिशिएंट्स आ रहे हैं। इसका मतलब मैं आपको थोड़ा समझा दूं
कि हमारे पास एक तो दो चीज़ें आ रही हैं, एक स्टैंडर्डाइज कोफिशिएंट्स आ रहे हैं, दूसरे अनस्टैंडर्डाइज कोफिशिएंट्स आ रहे हैं। इन दोनों का फ़र्क थोड़ा होता है। अभी तो मैं अनस्टैंडर्डाइज कोफिशिएंट्स को ही स्पेसिफाई कर रहा हूँ, क्योंकि स्टैंडर्डाइज कोफिशिएंट हम तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास मेजरमेंट स्केल डिफरेंट होती है। राइट नाउ हमारे पास मेजरमेंट स्केल डिफरेंट नहीं है, तो हम अनस्टैंडर्डाइज कोफिशिएंट को ही एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं देखूं तो ये मेरी फाइनल रिज़ल्ट्स हैं। फाइनल रिज़ल्ट्स में सिग वैल्यू को हम चेक करेंगे, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें मैंने चेक की हूँ सिग्निफिकेंट आ रही हैं। ठीक है, तो मेरा जो इंटरसेप्ट है वो इनसिग्निफिकेंट है, क्योंकि 0.374 आ रहा है, दैट इज़ इनसिग्निफिकेंट बाई। ठीक है, एंड बाकी जो सारे बाकी चीज़ें हैं मेरी, जैसे हार्डिंग बिहेवियर है मेरा, वो खुद भी इनसिग्निफिकेंट आया थोड़े से 5.4% से। ठीक है, ये मेरा सिग्निफिकेंट आ रहा है। एंड मीन्स मैं बोलूँ कि सब सारे वेरिएबल्स में से मेरा एक ही वेरिएबल ओवर एंड अंडर रिएक्शन जो वेरिएबल है वो सिग्निफिकेंट आ रहा है। ठीक है, जो इनसिग्निफिकेंट आ रहे हैं, जब भी हमारे पास डेटा में इनसिग्निफिकेंट वैल्यूज़ आएंगे तो उसके जो कोफिशिएंट्स की जो वैल्यू होगी वो हम उसको लीव कर देंगे, वो मानेंगे कि दिस इज़ नॉट अ प्रेफरेबल कोफिशिएंट्स फॉर दैट मॉडल। ठीक है ना, तो उसको हम रिमूव कर देंगे। जब हमारे पास सिग्निफिकेंट जो भी वेरिएबल के हमारे पास सिग्निफिकेंट कोफिशिएंट्स आएंगे उसको हम बोलेंगे कि दैट इज़ मतलब वो एक्सेप्टेबल हैं। ठीक है, तो राइट नाउ मैं ऐसे अज्यूम कर रहा हूँ कि सारे सिग्निफिकेंट हैं और ये बोल रहा हूँ कि इसका मतलब क्या है। ठीक है, तो ये सिग्निफिकेंट है फॉर एग्जांपल, तो इसका मतलब ये है कि अगर आप 1%, क्योंकि हमने सबका लॉग लिया हुआ है, आप जानते हैं कि हमारे पास सारे वैल्यू लॉग में, तो परसेंटेजेस में आएंगे वैल्यू। जब भी हम 1% ओवर एंड अंडर रिएक्शन इंक्रीज़ करेंगे तो 0.338% इंक्रीज़ आएगी किसमें, ओवर एंड अंडर यो इसमें हमारे लॉग ऑफ डिसीजन मेकिंग बिहेवियर में। मीन्स हमारा डिसीजन मेकिंग बिहेवियर 1% 0.338% से इंक्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव साइन है। अगर नेगेटिव होती तो फिर वो रिवर्स हो जाती। ठीक है, और अगर हम 1% से हार्डिंग बिहेवियर को इंक्रीज़ करें तो 0.18% से हमारा डिसीजन मेकिंग बिहेवियर लॉग वाला जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको इंटरप्रीट कर देंगे एंड फिर वो हम एनालिसिस में पुट कर देंगे, और ये सारी हम एनालिसिस करेंगे तो ये नॉर्मलिटी एजम्पशंस हमने सारे एजम्पशंस मीट कर दिए हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है आप, लेकिन दिस इज़ अ रियली वंडरफुल वीडियो रिगार्डिंग द primary data researches. Thank you.